नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2021 जिसकी परीक्षा दिनांक 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुई थी, उस पेपर के गणित पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप संपूर्ण प्रश्न पत्र को देखना चाहते हैं, इसके अलावा अब तक यूपी टेट के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। गणित में पहला प्रश्न पूछा गया था, यदि 10 पर घात 3x बराबर 125 हो तो 10 पर घात -2x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। दिया गया है कि 10 पर घात 3x बराबर 125। आपने घातांक का नियम पढ़ा होगा कि यदि घात के ऊपर घात होता है तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पर घात x पर घात 3। देखिए घात का आपस में गुणा होगा तो फिर से 3x हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पर घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए घातांक दोनों में समान है। इस वजह से ये क्लियर है कि इनका आधार भी बिल्कुल समान होगा, तभी ये बराबर हो सकते हैं। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पर घात x बराबर 5 लिख सकते हैं। अब इस वाले पार्ट को लेकर के चलिए, दिया गया है कि 10 पर घात -2x का मान निकालना है। फिर से घातांक का वही नियम मैं अपना रहा हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 पर घात x पूरे पर घात -2। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 10 पर घात x है और यहाँ पर भी वही है, तो अब हमको इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए अगर दोनों साइड में मैं घात -2 लगा देता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 पर घात x पूरे पर घात -2 बराबर 5 पर घात -2। देखिए इसका घात में आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 पर घात -2x बराबर 5 पर घात -2, यानी घात नीचे आएगा, यानी कि 1/25 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। देखिए इसी का मान आपसे प्रश्न में पूछा गया था। इसका मान क्या आ गया, आप कहेंगे 1/25 इसका मान होगा। दिए गए ऑप्शंस में देखिए 1/25 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया आपका भाज्य। ठीक है, बोला जा रहा है कि भागफल जो है वह 167 प्राप्त होता है और शेषफल जो है वो 43 प्राप्त होता है। तो भाजक आपसे पूछा जा रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। सबका मान दिया गया है, आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। भाज्य बराबर कितना दिया गया है, 16,075। ठीक है, बराबर भाजक का मान आपको निकालना है, तो मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। गुणे भागफल, भागफल का मान 167 दिया गया है प्लस शेषफल का मान 43 दिया गया है। इसको सॉल्व करने पर उत्तर आएगा 96। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 96 इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी है। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो सिर्फ अपने आप से ही कटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 50 से छोटे कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है 2, इसके अलावा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, उसके बाद से 23, उसके बाद से 29, 23 के बाद से 29, उसके बाद से देखिए 29 के बाद से 31, उसके बाद से 37, फिर 41, 43 और अंत में 47। ये सभी जो संख्या हैं ये अभाज्य संख्या होंगी 50 से छोटी। ठीक है, तो अब इनकी संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 15। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन 1 15 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं क्या हैं। देखिए अगर आप इसको x y मान करके चलेंगे तो बहुत लंबा समय आपका व्यतीत हो जाएगा इसको सॉल्व करने के संदर्भ में। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप विकल्प से ही बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो जो कंडीशन दिया गया है आप उसमें रखिए, आपका उत्तर तुरंत निकल करके आएगा। देखिए पहला कंडीशन क्या दिया गया है कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का दुगना करना है। अब पहले विकल्प को लेकर के मैं चल रहा हूँ। बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में, ये देखिए बड़ी संख्या 11 है, 11 का दुगना करेंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या 9 है, 9 का 5 गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि जो 22 है वो 45 से 3 ज़्यादा है, यानी कि ये फुलफिल नहीं कर रहा है, इस वजह से पहला विकल्प नहीं हो सकता है। इसी को दूसरे विकल्प में देखिए, कह रहा है कि बड़ी संख्या का दुगना 23 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा और 8 का
5 गुना करना है, 8 पचे 40। कह रहा है कि 86 जो है वो 40 से 3 ज़्यादा है, ये भी फुलफिल नहीं कर रहा है, इस वजह से नहीं हो सकता। तीसरा देखिए 17 का 2 गुना करना है यानी कि 34 हो जाएगा। फिर 1 का 5 गुना करना है यानी कि 5 हो जाएगा। क्या 34 5 से 3 ज़्यादा है? नहीं फुलफिल कर रहा है, इस वजह से नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि इसको फुलफिल करेगा। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि बड़ी संख्या का दुगना, बड़ी संख्या क्या है? 14 है, 14 का दुगना करेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या क्या है? 5 है, तो इसका 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। 3 ज़्यादा है, देखिए ये 28 में से 25 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, यानी 3 ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसके बाद से अगला कंडीशन देख लीजिए, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने। अब बड़ी संख्या 14 थी तो 14 का 4 गुना करेंगे तो 14 चौक 56, ठीक है। तथा छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या 5 थी और इसका 3 गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 का योग दिया गया है 71 है। अब इन दोनों को जोड़िए, 6 5 11 के एक हाथ में 1 5 1 6 और 1 7, 71। देखिए 71 आ रहा है, यानी ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, बड़ी संख्या 14 और छोटी संख्या 5। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 64 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, तो यानी आयत का क्षेत्रफल भी क्या हो गया? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बराबर 64 आपने ज्ञात कर लिया और लंबाई आपको 16 दिया गया है, गुणे चौड़ाई आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ से देखिए चौड़ाई आपका कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 4 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 14/33, 42/55, 21/22 का मौसा ज्ञात करना है। देखिए जब भी भिन्न का मौसा ज्ञात करना रहता है तो जो पूछा जाए, जैसे कि मौसा पूछा है तो ऊपर वाले जो अंश हैं तीनों का मौसा निकालना होता है और नीचे वाले हर का लौसा निकालना होता है। यही प्रश्न में अगर मौसा ना पूछ करके लौसा पूछा रहता तो अंश का हम लोग लौसा निकालते हैं और हर का मौसा निकालते हैं। यानी जो पूछा रहेगा, दो ही चीज़ होती है, मौसा लौसा। तो अगर मौसा पूछा है तो अंश का मौसा निकलेगा, हर का लौसा निकलेगा, और अगर लौसा पूछा गया है तो अंश का लौसा और हर का मौसा निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए प्रश्न में मौसा पूछा गया है तो अंश का मौसा निकालेंगे। 14 42 और 21 का मौसा जब आप निकालेंगे तो देखिए 14 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 7, 42 का हो जाएगा 7 गुणे 6 और 21 का हो जाएगा 7 गुणे 3। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, यानी तीनों संख्याओं यानी कि अंश का मौसा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा 7 अंश का, ठीक है। अब देखिए हर का हमको लौसा निकालना है, ठीक है। 33 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुणे 11। 55 का क्या हो जाएगा? 5 गुणे 11 और 22 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 11। देखिए लौसा निकालने के लिए ये अंश का था, ठीक है, अंश का मौसा निकाल लिया और हर का लौसा निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए तीनों में कॉमन क्या है? 11 है, तो पहले 11 में लिख दे रहा हूँ। उसके बाद से जो कॉमन नहीं मिल रहा उसको भी लिख देते हैं, यानी 3 गुणे 5 गुणे 2, यानी कि हर का लौसा कितना हो जाएगा? देखिए ये 5 दूनी 10 और 11 तियाँ 33, 33 गुणे 10 यानी कि 330। अब देखिए अंश का मौसा 7 मिला है और हर का लौसा 333 मिला है, यानी पूरे भिन्न का जो मौसा होगा वो क्या हो जाएगा? 7/330, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 7/330 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर रहा हूं, आप बिना कैलकुलेशन के ही इसका उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए 7 को मैं तोड़ रहा हूं, 7 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 5 लिखा जा सकता है, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा। प्लस देखिए 2 गुणे √10 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? √2 गुणे √5 लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर। देखिए अब इसको फिर से मैं अरेंज कर रहा हूं, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे कि √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। यहां तक क्लियर। प्लस 5 को क्या लिख सकता हूं? तो √5 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। प्लस 2 गुणे √2 गुणे √5। आप कहेंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा? ये देखिए आपने a + b का होल स्क्वायर का सूत्र पढ़ा होगा, a² + b² + 2ab, जिसमें a का मान √2 है और b का मान √5 है,
ठीक है। इसका होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, इसको पूरा लिख सकते हैं √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब जो हमें ये प्राप्त हुआ है इसी का तो वर्गमूल पूछ रहा है, तो देखिए इस पर घात 2 है, यानी कि क्या निकल जाएगा, करनी से बाहर निकल जाएगा √2 प्लस √5, यही इसका वर्गमूल होगा। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 √2 प्लस √5 इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, वर्ग दिया गया है और समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की, ठीक है, और वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कहा जा रहा है कि एक भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों में एक भुजा कॉमन है। चलिए मैं पहले फिगर बना देता हूं ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर एक वर्ग हो गया, ठीक है, और बोल रहा है कि जो वर्ग है और समबाहु त्रिभुज है उसका एक भुजा उभयनिष्ठ है, यानी एक भुजा मैंने कॉमन बना दिया, ये वाली भुजा। अब कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये भुजा 4/3 सेंटीमीटर हो गया, तो चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है इस वजह से इसकी ये भी भुजा बराबर होगी, ये भी भुजा बराबर होगी, और चूंकि इस त्रिभुज का एक भुजा और वर्ग का एक भुजा उभयनिष्ठ है, यानी दोनों भी बराबर होंगे, यानी कि वर्ग के भी सभी भुजाएं 4/3 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इस आकृति का परिमाप क्या होगा। देखिए परिमाप होता क्या है, तो किसी भी आकृति का जो बाह्य भुजाएं होती हैं उनका योग होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया, और ये भुजा हो गया, और ये भुजा हो गया। टोटल कितनी भुजाएं हो गई, आप कहेंगे देखिए 1 2 3 4 और ये 5। आप कहेंगे इसको लेंगे क्या, मैं कहूँगा इसको नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये आंतरिक भुजा हो रही है तो इसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। यानी टोटल 5 भुजाएं हो रही हैं और एक भुजा का माप 4/3 है, ठीक है। इसको 5 बार जोड़ना है या फिर सिंपली आप 5 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4×5 = 20/3 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, तो देखिए इसको काटेंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा, शेषफल 2 बचेगा और नीचे 3 बचेगा। 6 सही 2/3 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 2 6 सही 2/3 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी। 99 का आप गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 11 हो जाएगा, यानी कि ये सभी विकल्पों में से संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए और 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि दिए गए संख्या के सभी अंकों को जोड़ लीजिए, अगर वो 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सम स्थान पर अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर अंकों का योग, अगर 0 आए या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम मैं अपना रहा हूँ, तो देखिए ये देखिए 1 5 6 9 15, तो 15 माइनस देखिए 3 7 10 और 2 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, जो कि 11 से विभाजित नहीं होगा, इस वजह से आपका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प देखिए, दूसरा विकल्प में देखिए फिर से जोड़िए सम और विषम अंकों को, देखिए 1 4 5 5 4 9, यानी कि 9, और यहाँ पर देखिए 4 और 5 9, यहाँ से घटाएंगे तो 0 आ रहा है। 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि या तो शेषफल 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी 11 से विभाजित होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। एक बार 9 से भी देख लेते हैं क्या ये दूसरा वाला विकल्प सही होता है क्या। तो 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए, यानी कि 2 4 6 3 9 4 13 और 5 18, 18 मिला, जो कि 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये 9 से भी विभाजित हो रहा है और 11 से भी विभाजित हो रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए अगर 22/7 पूछा जाए तो ये एक परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर बात करें पाई की, तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, हम लोग 3.14 लिखते हैं, लेकिन इसके आगे भी वैल्यू होता है जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी वजह से जो पाई होता है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो 3/2 है, किसका, विक्रय मूल्य का। तो मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि जो इसका विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस है, SP जो है वो 100 रुपये है, ठीक है। अब जो इसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 3/2 है, यानी कि 100 का 3/2 यानी कितना आ जाएगा। देखिए ये काटेंगे तो 50 और 50 तियाँ
150, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 150। अब देखिए वो 150 में खरीद रहा है और 100 रुपये में बेच रहा है, जाहिर सी बात है उसको हानि होगा। कितने का हानि हो रहा है? 50 रुपये का हानि हो रहा है। कितने रुपए पर हो रहा है? तो आप कहेंगे 150 रुपये पर हो रहा है। और इसको प्रतिशत में निकालना है तो मैं 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 50 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी कि 100/3, यानी कि क्या आ जाएगा? 33 सही 1/3%। ये क्या होगा? उसको हानि होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 33 सही 1/3% हानि इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। देखिए यहां पर मैं भाग दे रहा हूं, ये एक बार में चला जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से देखिए एक संख्या उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो लगेगा, फिर दूसरी संख्या उतारेंगे, फिर भाग नहीं जा रहा, फिर मैं एक जीरो लगा करके तीसरी संख्या उतार दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 12 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 12 8 96, 8 बार में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 96। अब बचेगा शेष 5 और ऊपर से 2 फिर उतार रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 12 चौक 48, 48 यहाँ लिखेंगे और घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 शेषफल बचेगा। यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि शेषफल कितना बचेगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 4 शेषफल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 में के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए आपको पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ इकाई से मतलब है, तो इकाई वाले अंकों को गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर 8 छक 48, 48 में अब 48 नहीं लेंगे, इकाई पर क्या है? 8 है, तो फिर इस 8 का इसमें गुणा कर देंगे तो 8 9 72, फिर क्या मिल जाएगा? इकाई का अंक 2 मिलेगा। अब इस 2 का गुणा इस 2 में करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, यानी इकाई का अंक क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 देखिए 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था यदि दिए गए आंकड़ों का माध्य 4.5 है तो उसका मध्यांक क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर समांतर माध्य दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद से इसको अवरोही या फिर आरोही क्रम में रखते हुए इसका मध्यांक निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले x का मान निकालते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है समांतर माध्य का वैल्यू, समांतर माध्य का वैल्यू कितना दिया गया है? 4.5। ठीक है, समांतर माध्य होता क्या है, तो सभी को जोड़ देंगे। देखिए 7 5 12, 12 7 19, 19 8 19 8 हो गया 27, उसके बाद से 27 5 32, 32 4 36, 36 3 39, 1 40 और 2 42, 42 और ये x है प्लस x और टोटल यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या 10 है। ठीक है, यहाँ से देखिए 10 में इससे गुणा कर देंगे तो 45 हो जाएगा और 42 इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि x का मान आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि x की जगह पर 3 है। अब इस पूरे श्रृंखला को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले 1 आ गया, 1 को मैं हटा दे रहा हूँ, उसके बाद से देखिए 2 को लिख दे रहा हूँ, 2 भी हो गया, उसके बाद से देखिए 3 2 बार आया हुआ है, एक हमने x की वैल्यू निकाली, एक यहाँ पर दिया गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए 4 को मैं लिख दिया, उसके बाद से देखिए 5 भी 2 बार आया हुआ है, तो 5 को मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ। उसके बाद से देखिए 6 नहीं आया हुआ है, 7 2 बार आया हुआ है, तो मैं 7 को 2 बार लिख दे रहा हूँ। उसके बाद से अंतिम में देखिए 8 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब उसके बाद से आपसे मध्यांक पूछा जा रहा है, तो जब भी प्रेक्षणों की संख्या सम होती है तो मध्यांक का फार्मूला होता है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद डिवाइडेड बाई 2। n का मतलब n का मान 10 है, 10/2 यानी कि 5वां पद। अब गिनिए, पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा पद क्या है? 4 है, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 4 रख दे रहा हूँ, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यानी n/2 का मतलब क्या हो गया? 5वां और प्लस 1 यानी 6वां पद। यहाँ तक हमने 5 गिन लिया और ये हो गया 6वां पद, प्लस 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 4 5 9, 9/2 यानी कि 4.5 आपका उत्तर हो जाएगा। इस श्रृंखला का मध्यांक क्या हो जाएगा? 4.5। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 4.5 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है, तो ये आर.ए. फिशर को जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं, ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को निकाल लिया गया है और उससे एक त्रिभुज बनाया गया है जो कि DE और F है, और आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है। आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि त्रिभुज में किसी भुजा के अलावा जो शेष 2 भुजाएं होती हैं उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो
पैरेलल होती है तीसरी भुजा के और उसकी लंबाई के आधी होती है, यानी कि जो EF की लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, BC के आधी हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से इस रेखा के लिए ये वाली जो होगी इसकी आधी होगी, और इसी प्रकार से इस भुजा के लिए ये वाली त्रिभुज की भुजा जो होगी वो आधी होगी। मतलब कि सभी एक दूसरे के आधे हो जाएंगे, जो DEF त्रिभुज हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये टोटल त्रिभुज की संख्या 4 बन रही है, 1 2 3 और 4, और चारों जो त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं वो आपस में बराबर होंगे। अब विकल्पों में अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए विकल्प में क्या दिया गया है कि छोटी वाली त्रिभुज और बड़ी वाली त्रिभुज के बीच के क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है। अब चूंकि टोटल जो 4 क्षेत्रफल में बट रहे थे, जिसमें से त्रिभुज DEF यानी छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो पूरे त्रिभुज का क्या हो जाएगा, 1/4 हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि टोटल 4 भाग में बट रहे थे और एक हिस्सा पूछा जा रहा है, तो टोटल का 1/4 उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य A दिया गया है और ज्यामितीय माध्य को G दिया गया है और हरात्मक माध्य को H दिया गया है। अब आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है, तो किसी भी श्रेणी का जो समांतर माध्य होता है वो हमेशा सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और उसका जो ज्यामितीय माध्य होता है वो बड़ा होता है हरात्मक माध्य से। तो इसके विकल्पों के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 ही एक विकल्प है जो कि सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 दिया गया है। देखिए क्या दिया गया, मान लीजिए मैं दो संख्याएं A और B मान रहा हूं, तो इनका अंतर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और इनका गुणनफल यानी AB का मान कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए A माइनस बी डिवाइडेड बाई AB मैं कर दे रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ आगे आपको समझ में आएगा। तो A माइनस बी का मान 5 है और AB का मान 36 है। अब देखिए इसको मैं तोड़ दूं तो क्या लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं A/AB माइनस B/AB बराबर 5/36। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा, 1/B माइनस 1/A बराबर 5/36। यही तो है उनके व्युत्क्रम, जो संख्या हमने मानी थी A और B, वहीं तो उनका व्युत्क्रम हो गया 1/B माइनस 1/A। तो इनका मान कितना आ गया, 5/36 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 2 5/36 इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। तो ये थे ऑप्शन नंबर 4 श्रीनिवास रामानुजन। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी कमरे की चारों दीवालों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर कमरा कुछ इस प्रकार से होगा, मान लीजिए आयताकार कमरा है तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। अब इन चारों दीवालों का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, चारों दीवालों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए आप अभी जिस कमरे में बैठे हुए हैं उन चारों दीवालों को देखिए, चारों दीवालों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पहले दीवाल जो लंबा दीवाल है उसका लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लंबाई गुणे ऊंचाई। और देखिए आपके ठीक सामने वाला जो दीवाल है और आपके पीछे वाला दीवाल है वो दोनों बराबर होंगे, अगर आयताकार है या फिर वर्गाकार है, दोनों कंडीशन में। यानी कि दो दीवालों का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इन दोनों दीवालों के अलावा जो आपके अगल बगल दीवालें हैं उनका आप कैसे निकालेंगे। तो जब एक दीवार का ये लंबाई था तो दूसरे दीवार का इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए चौड़ाई हो गया, और चौड़ाई से ऊंचाई में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा। तो ये यानी कि उसकी चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब देखिए अगल बगल के 2 दीवार थे, इस वजह से इसमें मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 और h। यहां पर भी देखिए 2 और h यहां पर कॉमन है, तो 2h मैं कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचेगा l + b। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये क्या होता है, परिमाप होता है। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप और गुणे h जो यहां पर बच गया है। यानी कि चारों दीवालों का जो क्षेत्रफल होता है वो परिमाप गुणे h होता है। साथ ही प्रश्न में आपको यह दिया गया है कि जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगनी है। मान लीजिए कि मैं इसकी चौड़ाई x मान ले रहा हूं, तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो अभी हमने निकाला कि परिमाप गुणे ऊंचाई, परिमाप क्या होगा, 2 गुणे लंबाई, लंबाई हमने अभी देखा 2x प्लस चौड़ाई x, गुणे ऊंचाई कितना दिया गया, ऊंचाई आपको 11 मीटर दिया गया है, गुणे 11 बराबर इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया, 660 दिया गया। यहां तक क्लियर। अब देखिए 2x प्लस x बराबर 3x, 3 गुणे 2 यानी 6x, यानी कि 6
और गुणे 11 यानी कि 66 x हो जाएगा। 66 x बराबर 660 दिया गया। इससे इसको काटेंगे तो x का मान 10 आ जाएगा। x हमने क्या माना था, x जो था वो उसकी चौड़ाई थी, तो चौड़ाई का मान कितना आ गया 10 मीटर, और लंबाई क्या था, उस चौड़ाई का दुगना था यानी 20 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अब कह रहा है कि उसकी छत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। छत का क्षेत्रफल आप अपनी छत पर देखिए, जिस कमरे में बैठे हैं उस छत को देखिए, छत में क्या है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। इसमें ऊंचाई तो होगी नहीं, जो फर्श होता है और जो छत होता है उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, तो छत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान 20 मीटर और चौड़ाई का मान 10 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा छत का। अब देखिए दिए गए विकल्पों में ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए जो मान दिए गए हैं इसके बराबर मैं k को रख दे रहा हूँ। यहाँ से k बराबर करने के बाद से अब देखिए a का मान क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 3k आ जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा 4k आ जाएगा, और c का मान क्या आ जाएगा 7k आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में रख दीजिए सबका मान, a का मान 3k प्लस b का मान 4k प्लस c का मान 7k डिवाइडेड बाई c मतलब 7k। देखिए k कॉमन लेकर के सब जगह से k कट जाएगा, ठीक है। ऊपर देखिए क्या बचेगा, 4 3 7 7 14, 14 में 7 से भाग देंगे तो आपका उत्तर आएगा 2। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन 4 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर 2 वर्ष का जिक्र किया गया, एक 1991 एक 1992। सबसे पहले हमारा लक्ष्य ये होगा ये जानने के लिए कि इसमें से लीप वर्ष कौन सा है, क्योंकि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल जो 2 डेट दिए गए हैं इनके बीच कुल दिनों की संख्या ज्ञात कर लें, उसके बाद से ऑड डे ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1991 को देखते हैं क्या ये लीप वर्ष है। जानने के लिए आपको 4 से भाग देना होगा, ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा, ये यानी कि ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 365 होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 जनवरी से ये साल स्टार्ट किया गया है, मतलब 5 जनवरी 5 दिन बीत चुका है, यानी कि 365 में से 5 दिन आप घटा देंगे तो क्या बचेगा 360 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि 1991 में दिनों की संख्या कितनी हो गई 360 हो गई। अब देखिए 3 मार्च की बात की जा रही है और किस साल में 1992 में। 1992 को 4 से आप भाग देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि ये क्लियर हो गया कि ये एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष होने की कंडीशन में फरवरी माह में 28 के बजाय 29 दिन होता है, यहाँ तक क्लियर। और जनवरी में तो 31 दिन होगा ही होगा। अब हम लोग 1992 की बात कर रहे हैं, जनवरी में 31 दिन, लीप वर्ष होने की वजह से फरवरी में 29 दिन, और 3 मार्च की बात की गई है और 3 मैं और जोड़ दे रहा हूँ। आप सबको जोड़िए, 9 1 10 3 13 के 3 हाथ में 1, 7 3 10 2 12 का 2 हाथ में 1, 3 और 1 4, ये कुल दिनों की संख्या आ गई दोनों डेट के बीच में। अब इसमें ऑड डे निकालने के लिए आपको 7 से भाग देना होता है, तो 423 में मैं 7 से भाग दे रहा हूं, तो देखिए 7 छक 42 यानी 6 बार में और 60 हो जाएगा। शेषफल आपका क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 3, यही आपका ऑड डे है। हम लोग किस दिन से चले थे, शनिवार से चले थे। शनिवार से अगला 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, देखिए शनिवार के बाद 3 दिन गिनिए, रविवार सोमवार और मंगलवार, यानी कि 3 मार्च 1992 को मंगलवार का दिन होगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न सरल करने के लिए दिया गया है। सबसे पहले देखिए इस इक्वेशन में छोटे कोष्ठक को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/3 पर माइनस 1/3 है, यानी कि 3 पर घात 3 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा माइनस, और इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा 4 चौक के 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मझोला कोष्ठक बचा और ये बड़ा कोष्ठक बचा, और डिवाइडेड बाई ये देखिए 4 पर घात 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 64 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 7 में से 6 जाए 1 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, 11/64 हो जाएगा। अब देखिए दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 11/64 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक त्रिभुज की रचना के लिए संभव भुजाएं हैं। त्रिभुज का रचना तभी हो सकता है जब 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। यानी 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहला विकल्प देखिए क्या दिया गया है, इसमें 2 छोटी भुजा कौन कौन सी है, 3.5 और 5.3। इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 8.8 बनेगा। क्या ये तीसरी भुजा से बड़ी है, नहीं बड़ी है, इस वजह से पहला विकल्प नहीं हो सकता, पहला उत्तर गलत हो गया। दूसरा देखिए 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इसमें से
छोटी भुजाएं कौन सी हैं, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इनको जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, बड़ा नहीं आ रहा है, इस वजह से उत्तर नहीं हो सकता। चौथा विकल्प देखिए 6.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये मिलीमीटर में दिया गया है, तो सबसे पहले आपको इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 3.9 सेंटीमीटर। अब देखिए दो छोटी भुजा कौन कौन सी है, ये है और ये है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 6 3 9 और 1 10.4, दोनों को जोड़ने पर तीसरी भुजा से ये छोटी आ रही है, इस वजह से चौथा विकल्प भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपका सही उत्तर होगा। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए दो छोटी भुजा कौन कौन सी है, 4.6 और 5.9, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 6 15 5 हाथ में 1, 5 4 9 और 1 10.5 आ रहा है, जो कि तीसरी भुजा 6.3 से बड़ी है, इस वजह से यही एक सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, करनी में 3 और ये घनमूल 4 और ये चतुर्थ मूल 5 को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है। देखिए यहाँ पर अगर जो करनी का मान 1 रहता, मतलब इक्वल रहता सभी जगह, तो हम ये देख लेते हैं कि करनी में जिस वैल्यू का मान बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है और जो कम है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मान अलग होने की वजह से सबसे पहले आपको मान बराबर करना होगा। पहला दिया गया है, देखिए करनी में 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पर घात 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा दिया गया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 पर घात 1/3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 पर घात 1/4। अब यहाँ पर देखिए तीनों का हर देखिए 2 3 और 4 दिया गया, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमको इन सब का जो हर है इसको 12 करना होगा। 12 मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद करनी में यहाँ पर सबका 12 आ जाएगा, सबका 12 आ जाएगा। 12 आने के बाद से जो संख्या बड़ी होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी और जो छोटी होगी उसी प्रकार से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 1/2 को नीचे 12 लाने के लिए क्या करना होगा, 6 से अंश और हर में गुणा करना होगा, यानी 3 पर घात क्या हो जाएगा, 6 से ऊपर नीचे मैं गुणा कर दूं तो 6/12 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 4 पर घात 3 को 12 करने के लिए क्या करना होगा, 4 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा तो 4/12 हो जाएगा। और 5 को पर जो घात है 1/4, इसको 12 करने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करना होगा, यानी 3/12 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 729, ठीक है। ये इसका मान 729 और बटे 1/12 बचेगा, यानी कि यहाँ पर करनी का मान 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान क्या होगा, देखिए 4 पर घात 4, इसका मतलब हो जाएगा 256, ठीक है, 256। और नीचे क्या बच रहा था, 1/12 बच रहा था, यानी कि यहाँ 12 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 पर घात 3 यानी कि 125 और यहाँ पर 12 बच रहा था, यानी कि यहाँ पर 12। अब देखिए तीनों का यहाँ पर मान इक्वल हो गया। अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो करनी में सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और जो बड़ी होगी उसी प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर आरोही क्रम में लिखना था, यानी बढ़ते हुए क्रम में। अब सबसे छोटा कौन सा है, देखिए ये 125 वाला सबसे छोटा है। ये किससे आया था, ये आया था 5 पर घात 1/4, यानी कि सबसे पहले ये वाला मान हो जाएगा। उसके बाद से देखिए उससे बड़ा कौन सा है, 256 वाला, ये किससे आया था, ये आया था बीच वाले से, यानी कि 4 पर घात 1/3। उसके बाद से ये हो जाएगा और अंत में ये बचा, ये हो जाएगा। तो इस विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों को दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो ये माध्य और बहुलक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों को रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काट दिया जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घन में केवल एक ही फलक पर रंग लगा होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ इस प्रकार से घन है, ठीक है, देखिए इस प्रकार से कुछ घन है, ठीक है। और ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, मतलब प्रत्येक भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जा रहा है, यानी कि अगर प्रत्येक भुजा उसकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि प्रत्येक भुजा को जो है इसने 5 बराबर भागों में बांट दिया है, 3 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसी प्रकार से ये सभी भुजाओं को इसने 5 बराबर भागों में इस प्रकार से काट दिया है और फिर उसके बाद से इस प्रकार से भी इसको 5 बराबर भागों में काटा गया है, इसको भी इस प्रकार से काटा गया होगा, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे भी, ठीक है, और ये इसको ऐसे कटा होगा, ठीक है। ये 5 बराबर भागों में कट गया। अब ये बोला जा रहा है कि
इसके प्रत्येक सतह पर कलर लगा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर प्रत्येक सतह पर मान लीजिए लाल कलर लगा हुआ है प्रत्येक सतह पर, और ये छोटे छोटे घनों में काटने के बाद से कितने ऐसे घन होंगे जिसके केवल एक ही फलक पर रंग लगा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो कोर हैं, ये कोर है, यहाँ से जो घन निकलेंगे इसके दो सतहों पर रंग लगा होगा। क्यों? क्योंकि घन कुछ इस प्रकार से कट रहा होगा, एक ये इस भाग को भी लेगा, एक इस भाग को भी लेगा, तो ये तो होगा नहीं कोर वाले जितने भी कोर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इस सतह को देखा जाए, इस सतह को देखिएगा, इस सतह को, ठीक है, ये जो आयताकार घन वाला सतह जो बन रहा है इसको आप देखिएगा, इसमें ये जो ऊपर वाला कोर है इसका और नीचे वाला जो कोर है इसको हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, n-2। n क्यों हो रहा है? n क्या है? n बड़ी भुजा यहाँ पर कितनी थी? 5 थी, और छोटी भुजा कितनी थी? 1 थी। तो 5/1 यानी कि 5, ये n का मान हो गया। n-2 मैंने क्यों किया? क्योंकि ऊपर वाला एक कोर और नीचे वाला एक कोर में ऐसे घन निकलेंगे जिसके दो सतह रंगीन होंगे, लेकिन प्रश्न में आपसे एक ही सतह रंगीन पूछा गया है। ठीक है, तो n-2 मैंने कर दिया और ये स्क्वायर हो जाएगा। क्यों मैं स्क्वायर कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए n-2 ऊपर से भी कम होगा और n-2 इधर दाएं बाएं से भी कम होगा। ठीक है, दोनों का जब गुणा करेंगे तो n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये एक फलक का हमने निकाला। टोटल फलक कितने होते हैं घन में? उनकी संख्या होती है 6, तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए n का मान हमने कितना निकाल लिया? 5 निकाल लिया। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 गुणे 6 यानी कि 54 आपका उत्तर आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 54 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करिए। तो किसी भी बहुभुज का जो अंतःकोणों का योग होता है वो होता है n-2 गुणे 180 अंश। यहाँ पर पंचभुज की बात की जा रही है, यानी n का मान 5 हो जाएगा। 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा। 3 गुणे 180 यानी 18 36 18 तिया 54। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 540 अंश इसका सही उत्तर है। दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 119 पूछा गया था, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी माप आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये मैं मान करके चल रहा हूं कि खंबे की टोटल माप जो है वो x मीटर है। अब क्या कह रहा है कि x मीटर का 4/7 भाग धंसा हुआ है। इसका मैं 4/7 भाग निकाल दे रहा हूं। फिर कह रहा है कि धंसे हुए भाग का, अब टोटल भाग इतना धंसा हुआ है, इसका 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। 1/3 भाग बाहर खींच लिया जाता है, यानी कि 2/3 भाग अभी भी कीचड़ में है। ठीक है, तो इसका मैं 2/3 भाग निकाल ले रहा हूं। ठीक है, तो इसका आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8x/21, इतना हो गया। और ये कह रहा है 8x/21 जो है ये टोटल भाग अभी भी कीचड़ में है, और इसका मान प्रश्न में कितना दिया गया है? 8 मीटर अभी भी खंबा कीचड़ में था। ठीक है, यानी कि 8x/21 का मान क्या हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 से 8 कट जाएगा, 21 का इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 21 मीटर। यही आपका उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 21 मीटर इसका सही उत्तर है। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, A और B किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B और C उसी काम को 15 दिन में करते हैं, C और A उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो A अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? यहाँ पर देखिए दिया गया है कि A और B मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? आप कहेंगे 12 दिन में कर रहे हैं। इसी प्रकार से B और C मिलकर के उस काम को कितने दिन में? 15 दिन में। और C और A मिलकर के उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम ले लिया जाए तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। अब देखिए, अब अगर A और B एक दिन में कितना काम करते हैं इसको निकालने के लिए 60 में 12 से भाग दे देंगे तो A और B एक दिन में 5 काम करते हैं। इसी प्रकार से B और C मिलकर के 4 काम करते हैं, और C और A मिलकर के 3 काम करते हैं। तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 4 5 9 3 12 काम हो जाएगा एक दिन में। ये कब होगा? जब 2 बार A मिल रहे हैं, 2 बार B मिल रहे हैं और 2 बार C मिल रहे हैं, यानी कि इसमें 2 से भाग दे दिया जाए तो मान आएगा 6। अब A, B और C तीनों मिलकर के एक दिन का जो कार्य करते हैं वो 6 करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये A, B और C के तीनों के एक दिन का काम है, और B और C तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे थे? 4 काम कर रहे थे। तो B और C का एक दिन का काम कितना है? यहाँ का मान कितना है? 4 है, प्लस A एक दिन का काम और बराबर 6 है।
ठीक है। तो ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घट जाएगा, यानी कि 2 काम ए अकेले एक दिन में कर रहा है। अब देखिए ए के एक दिन का काम 2 काम है, तो 60 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, आप सिंपली 60 में 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए जो है वो उस काम को 30 दिन में कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन और विगत वर्षों में यूपी टेट के पूछे गए सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।